back to our channel. I am Deepti Ved, your SST teacher. For class 10th, today we have manufacturing industries and we have topic agro-based industries. तो पुरानी वीडियोस आई होप यू आर लाइक वॉचिंग इट एंड आप उससे पढ़ रहे हैं. तो अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो उसमें हमने डिस्कस कर लिया था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती क्या है एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट एंड टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज भी डिस्कस्ड, राइट. तो आज का टॉपिक 10th क्लास दैट वी हैव इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एंड उसमें लाइक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? वो इंडस्ट्रीज जिसमें से जो आपका रॉ मटेरियल होता है दैट इज एग्रीकल्चर बेस्ड. लाइक फॉर एग्जांपल योर टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन बेस्ड इंडस्ट्रीज, वी हैव जूट इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्रीज. ये सब इंडस्ट्रीज वो हैं जो एग्रो बेस्ड होती हैं और उसका जो रॉ मटेरियल आता है हमारे पास क्लास वो आता है हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड, राइट. ओके, तो सबसे पहले हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में वी हैव टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में तो सबसे पहले बात हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मींस कपड़े बनाना, राइट. कोई ना कोई कपड़ा बनाना उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहते हैं और इसमें मेजरली वी हैव कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड ऑल्सो जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री. ओके, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्रीज में से एक है एंड most of the people are employed in this industry, right? Because हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो भी बेसिक जो हमारा रॉ मटेरियल उगाना होता है वहां से लेके उसको फिनिशिंग करने तक का सारा काम, सारी मशीनरी वी हैव दैट. दिस इज द रीजन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे देश में बहुत ज्यादा ही डेवलप्ड है और आज से नहीं, बहुत ही सालों से, सदियों से, लाइक फ्रॉम सेंचुरीज एंड बियॉन्ड, राइट. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमें ये देखना है कि 14% टेक्सटाइल प्रोडक्शन इज बाय टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज. लाइक जितनी भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है उसका 14% यानी 14% जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ही करके देती है एंड दैट्स अ गुड नंबर, राइट. एंड 35 मिलियन पीपल आर डिपेंडेंट, दे आर एम्प्लॉयड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड 24.6% फॉरेन एक्सचेंज जो है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से होता है. इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा फॉरेन कंट्रीज के साथ लेना देना है उसमें 24.6% लाइक उसमें जगह हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने ले रखी है. तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज लाइक लार्जेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज आफ्टर एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री. और आपको पता है इंडिया हमारा लाइक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, फार्म बेस्ड, राइट. तो हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज द सेकेंड प्लेस. सो मूविंग फॉरवर्ड वी विल डिस्कस कि हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या क्या आता है. वी इन योर लाइक बुक वी विल बी डिस्कसिंग कॉटन टेक्सटाइल and we will be discussing jute textile. Okay, तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं फिर हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपने देखा होगा खादी. तो इंडिया के नेशनलिज्म के दौरान का जो चैप्टर आपको हिस्ट्री में अगर हो ध्यान तो आपने इसमें पढ़ा होगा कि कॉटन जो टेक्स्ट था, खादी जो थी वो तो एक नेशनलिज्म का सिंबल बन गया था. क्यों? खादी पहनना भारतीय लोगों को एक सिंबल था कि हम लोग सब इंडियंस हैं और कॉटन हमारा जो है एक सिंबल है. वी हैड मेनी सिंबल्स और उनमें से एक था कॉटन, राइट. तो कॉटन बहुत लाइक सेंचुरी से हमारी कंट्री में है एंड बिफोर एनी इन्वेजन, ठीक है, उससे पहले भी इंडिया जो है कॉटन टेक्सटाइल उसका लाइक वर्ल्ड वाइड उसका बिजनेस होता था. जूट टेक्सटाइल, जूट जो है इट्स जो है हमारा एक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं और जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखना है, जूट टेक्सटाइल की तरफ जो है हमारा इंक्लाइनेशन बढ़ता जा रहा है, राइट. तो हम डिस्कस करेंगे कॉटन टेक्सटाइल एंड जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को एंड यू हैव टू रिमेंबर लाइक दीज टू परसेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमारा लाइक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है. आई एम टॉकिंग अबाउट द होल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वन ऑफ देम, right. And 35 million people are engaged in that, so it is creating a lots and lots of employment for us and 24.6% foreign exchange is done by textile industries. Okay, now moving forward we have cotton textile industry and first of cotton textile industry was set up in Mumbai in 1854 and it was set up by Britishers, right. क्यों Britishers? Because उस time पे obviously India was a colony and जो है ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आके
मुंबई में जो है फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगाई थी, वहां पे जो है स्पेसिफिकली कॉटन के क्लोथ्स का बनाना या जो भी कॉटन से जो भी चीजें होती थी वहां पे स्टार्ट हुआ था. सो दिस इज समथिंग दैट have to remember. First mill was established by Britishers in India in Mumbai in 1854, right? Okay, World War created demand for cotton. In the both World War that were fought, कॉटन की डिमांड बहुत बढ़ गई थी, लाइक फॉर एवरीथिंग, लाइक अगर किसी को चोट लग रही है तो कॉटन वूंड्स पे लगाने के लिए एंड क्लोथ्स बनाने के लिए, यूनिफॉर्म्स बनाने के लिए, तो कॉटन की बहुत डिमांड थी. एंड वर्ल्ड वॉर मेजरली इफ यू look, you will see कि UK like the European countries जो है मेजरली इस वर्ल्ड वॉर में मेजरली थी. तो उस दौरान क्या होता है, इंडिया में कॉटन को जो है बहुत बूस्ट अप मिल गया और उसके क्वालिटी को बहुत और ज़्यादा बढ़ाया गया, क्वांटिटी को भी और ज़्यादा बढ़ाया गया एंड उसको जो है बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वॉर के दौरान उस चीज़ को डेवलपमेंट मिली, राइट. तो कॉटन जो है हमारी कंट्री में 18th सेंचुरी और उससे पहले भी कॉटन टेक्सटाइल चल रहा था, बट एवरीथिंग वाज हैंड वूवन. हाथ से काम होता था जो भी होता था. ऑब्वियसली मशीन्स नहीं थी. मशीन्स कौन लेकर आता है, आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होती ही यूके है, लंदन में है, और वहां से जो है मशीन जब आती हैं जब हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होते हैं. तो हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री 18th सेंचुरी और उसके आसपास से हमेशा से था, और हमारा कॉटन वाज सो फाइन, इंडियाज कॉटन वाज सो फाइन कि उसको बहुत ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड उसकी बहुत ज़्यादा मांग थी. यहाँ पे आने के बाद ब्रिटिशर्स व्हेन दे सॉ दैट यस कॉटन एक ऐसी चीज है जिससे बहुत ज्यादा ही बिजनेस किया जा सकता है, देन व्हाट डिड दे डू, दे सेट अप डिफरेंट मिल्स हियर एंड देयर एंड उसके बाद पूरा जो है उसको मोनोपोली बना के उस चीज का डेवलपमेंट खुद शुरू किया, राइट. तो हमारे यहाँ हाथों से काम होता था, हैंड वूवन होते थे, जो भी कपड़ा बनता था, जो भी टेक्सटाइल बनता था मशीन्स आने से पहले तक. धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में मशीन्स वगैरह शुरू करी एंड हमारे जो हैंड वूवन काम था, जो हमारे हाथ का काम था, वो सब धीरे धीरे हमसे छिनता गया, राइट. ऑब्वियसली हमारे को जो एम्प्लॉयमेंट थी, हम जो बिजनेस वगैरह करते थे कॉटन वगैरह से बिफोर ब्रिटिशर्स केम इनटू द कंट्री, वो सब धीरे धीरे वो छिन गया एंड सारा का सारा कॉटन का जो भी टेक्सटाइल था वो सब कुछ ब्रिटिशर्स के अंडर चला गया. ओके अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि मेजरली कॉटन जो है मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात बेल्ट जो पूरा पोर्शन है वहां मेजरली उगती हैं, ऑल बिकॉज ऑफ ब्लैक सॉइल. वाई बेटा? बिकॉज ब्लैक सॉइल इज लाइक बेस्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप कॉटन. तो वहां पे जो है आपका कॉटन उगता था. तो मेजरली गुजरात में, महाराष्ट्र वगैरह में ही जो है आपकी मिल्स वगैरह सेट करी जाती थी. उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे उन्होंने देखा कि कॉटन का लाइक बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस वाज बूस्टिंग, राइट. तो उन्होंने डिफरेंट प्लेसेस में जो है अपना शुरू कर दिया कॉटन मिल्स को खड़ा करना. Okay class, so the next we have is like we'll discuss about cotton industry. एक major agro based industry में क्यों आता है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री मेजर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में इस वजह से आता है बेटा, बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया, प्रीवियसली दैट वी डिस्कस्ड, कि हमारा बिल्कुल बेसिक गुड्स बनाने से लाइक रॉ मटेरियल लेने से लेकर गुड्स बनाने तक एंड उसको फिनिशिंग करने तक का सारा ही जो है हमारे इंडिया में सब कुछ अवेलेबल है. तो प्लांट्स को ग्रो करना, वी हैव ब्लैक सॉइल, राइट. वी हैव महाराष्ट्र, गुजरात की बेल्ट इज सो नाइस एंड दैट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लैक सॉइल दैट गुड अमाउंट ऑफ कॉटन कैन ग्रो. सो वहां पे वी कैन ग्रो कॉटन एंड उसके बाद जो है हमारे पास प्लांट को अच्छे से ग्रो करना. देन आपको पता है कॉटन के बॉल्स बन जाते हैं, वाइट बॉल्स होते हैं, तो बॉल्स को प्लक करना, उसको जो है ट्रांसपोर्ट करना. एंड वी हैव मिल्स, वी हैव न्यूमरस मिल्स, राइट. एंड 80% ऑफ द मिल्स आर लाइक प्राइवेट एंड द अदर परसेंटेज दैट इज 20% दैट इज पब्लिक. तो मेजरली जो है प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं कॉटन के लिए. तो हमारे पास जो है उसका जो काम है, वी हैव लाइक एवरीथिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल. तो उसको बनाना, उसको फिनिशिंग देना, उसको स्पिनिंग करना, वीविंग करना एंड कॉटन को दूसरे फैब्रिक के साथ इनकॉर्पोरेट करना, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इन इंडिया. तो ये सब चीजें हमारे पास हैं, फिनिशिंग करना, देन उसको लाइक ट्रांसपोर्ट करना. एंड वी हैव न्यूमरस शॉप्स एंड न्यूमरस ब्रांड्स वर्किंग इन इंडिया जो कॉटन क्लोथ्स को ही बढ़ावा दे रही है. एंड यू नो लाइक
like the summers that we have in India, majorly in Delhi, that is very scorching. तो उसके लिए cotton is the best thing that we can wear, right? तो cotton की एक अच्छी डिमांड भी है. डिस्कस स्पिनिंग एंड वीविंग के बारे में. स्पिनिंग जो हम करते हैं, जो हम यान बनाते हैं, ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ता है, पहले कॉटन के बॉल को प्लग किया, देन यू हैव टू क्लीन इट एंड उसका थ्रेड बनाना होता है. तो यू मेक यार्न्स, बड़े बड़े यान बना लेते हैं आप. तो स्पिनिंग जो है हमारे देश में बहुत अच्छी होती है. इट इज लाइक टॉप नॉच, राइट? एंड दैट इज मेजरली सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु. दीज आर द मेजर लाइक स्टेट्स जहाँ पे हमारा स्पिनिंग हो रही है. Weaving is decentralized. Why is weaving decentralized? Because हमें दूसरे टाइप्स ऑफ क्लोथ्स को भी जगह देनी होती है. जरी का काम जो होता है, एम्ब्रॉयडरी वाला जो काम होता है, उन सब चीजों को कॉटन के साथ इनकॉर्पोरेट करने की वजह से हमारा जो वीविंग है वो डिसेंट्रलाइज्ड है. कहीं पे हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा है. तो इस तरीके से जो है डिसेंट्रलाइज्ड है वीविंग का. वीविंग हमारे देश में इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. Why is this happening? Because after the yarns are made, after spinning, the threads are made, they are sent like out of the country, right? तो उनको जो है एक्सपोर्ट कर दिया जाता है. जब उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है तो what we are left with, we are not left with good quality of yarn, right? So that is the reason weaving is not of top notch quality of in the country, right? तो spinning तो बहुत अच्छी हो जाती है, thread बहुत अच्छा बन जाता है, और बनाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया 24.6% जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज में जा रहा है. तो there is a large amount of yarn like that is going out of the country. So this makes one of the like sequence very weak. एक सेक्शन बहुत वीक हो जाता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. एंड दिस what happens after that, the clothes that we make are not of like international like quality. They are, I'm not saying that they are not, but they are not able to compete as a whole, right? Because major yarn is going out of the country. What we have next is like India exports yarn to Japan and like other countries जहाँ पे हमारे कॉटन का ओवरऑल सामान जाता है. they are USA, UK, नेपाल, सिंगापुर, like African countries, ये सब है, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज वगैरह है जहाँ पे हमारा मेजरली जो है कॉटन गुड्स जाता है ओवरऑल, राइट? सिर्फ यान की बात नहीं हो रही है, कपड़े वगैरह भी एंड दूसरी चीजें भी जो कॉटन से है वो यहाँ जाती हैं. इंडिया जो है, इंडिया के पास लाइक सेकेंड लार्जेस्ट जो हमारे पास नंबर है स्पिंडल्स का, हमारे पास बहुत बड़ा नंबर्स है. बट हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, वीविंग हमारी अभी काफी वीक है. स्पिनिंग बहुत अच्छी है, यान सारा बाहर चला जाता है एज यू कैन सी. एंड जो है वीविंग अभी जो है थोड़ी लाइक वीक है. इस पे ध्यान दिया जा रहा है एंड वी आर लाइक ट्राइंग कि हमारा कॉटन इंडस्ट्री पूरी तरीके से एक वेल लाइक सेटल्ड एंड वी बिकम सेल्फ रिलायंट ऑन इट, कंप्लीटली सफिशिएंट हो जाए और हमें कोई भी चीज बाहर से लाइक उसको लेने की भी जरूरत ना पड़े. हमारा जो भी क्लॉथ हो वो बहुत ज्यादा ही अच्छा बने, गुड क्वालिटी का बने वीव होने के बाद. तो हम जो है इन चीजों पे बहुत ज्यादा जो है आजकल सोच विचार कर रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू मेक इट डन, राइट? Next we have is what we discussed previously कि हमारे पास जो है we have good spinning machines but weaving हमारे पास अच्छे से नहीं हो रही है. और उसकी वजह क्या है, उसके बाद जो होता है हमारे पास इंडस्ट्रीज तो बहुत हैं बट वो बहुत फ्रैगमेंटेड है, स्मॉल सेक्शंस हैं जहाँ पे काम हो रहा है. और ये जो बीच में गैप आ गया है कि आपके पास बहुत ज्यादा स्पिनिंग तो बहुत अच्छी हो रही है एंड इट इज स्पिनिंग और यान इतना अच्छा क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का, वर्ल्ड नंबर 1, बट इट इज गोइंग आउट एंड इट इज एक्सपोर्टेड. बट उसके बाद जो वीविंग है हमारे देश में जो हो रही है इट इज नॉट ऑफ गुड क्वालिटी. तो ये जो मेजरली गैप क्रिएट हो गया है, इस वजह से क्या होता है हमारी कहीं ना कहीं इंडस्ट्री फिर पीछे हो जाती है ओवरऑल, राइट? तो उसकी वजह क्या है, वी हैव लाइक इरेटिक पावर सप्लाई. इरेटिक पावर सप्लाई मींस जितनी इंडस्ट्री है उस हिसाब से वी डू नॉट हैव लाइक इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन आवर कंट्री. पावर सप्लाई की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है एंड मशीन्स नीड टू बी अपग्रेडेड. ऑब्वियसली मशीन्स आर नीडेड टू बी अपग्रेडेड बिकॉज जितना ज्यादा आप चाहते हो कि आपका इंटरनेशनल कंपटीशन हो तो अपग्रेडेशन भी तो उस हिसाब से चाहिए. तो मशीन्स नीड टू बी अपग्रेडेड. अदरवाइज जो ये बना हुआ है ना डिफरेंस बिटवीन स्पिनिंग एंड वीविंग, इट इज गोइंग टू लाइक रिमेन हियर ओनली.
क्योंकि आपका जो यान है वो तो सारा बाहर चला जाएगा, अच्छा यान आपके पास बचेगा नहीं, वीविंग आपके पास होएगी नहीं, फिर वो कैसे काम चलेगा। तो हमें अपनी सप्लाई को, पावर सप्लाई को ठीक करना है एंड हमें जो है मशीन्स को भी अपग्रेडेड करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज वी नो कि मेजरली जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है यही जनरेट हो रहा है। और भी ज़्यादा अगर हम इंडस्ट्रीज़ को बढ़ा पाते हैं और हम इन दोनों चीज़ों को एक्चुअली ठीक कर पाते हैं, ये जो दो बीच में हमारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के बीच में, तो और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, राइट। तो आज के लिए हमारा टॉपिक यही था बच्चे, मेजरली कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो आपने उसमें ये देखा कि हम बहुत ही लाइक सेंचुरीज से कॉटन इज लाइक द मोस्ट मेजर इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। और पहले हैंड वूवन होता था, देन ब्रिटिशर्स केम इनटू आवर कंट्री एंड हैंड वूवन सब हमसे छीन लिया गया। और उसके बाद जो है मशीन्स आ गई। फर्स्ट मशीन लाइक इंडस्ट्री वाज सेटल्ड इन मुंबई इन 1854 बाय ब्रिटिशर्स, एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बोथ क्रिएटेड अ लार्ज डिमांड फॉर कॉटन। सो हमारा बूस्टअप हो गया था इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा, एंड इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे थे ब्रिटिशर्स की। हमारे देश में तो लाइक ये बिजनेस चलता रहे, और वो वर्ल्ड वॉर तो जो चल रहा है सो चल रहा है, बिजनेसेस भी जो है साथ साथ चलते रहे, राइट। उसके बाद हमने डिस्कस किया था स्पिनिंग एंड वीविंग का। तो मैंने आपको ये बताया था कि गुजरात महाराष्ट्र बेल्ट इज द मेजर पोर्शन जहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलती है एंड हमें वहाँ पे कॉटन उग जाता है। एंड हमारी स्पिनिंग बहुत अच्छी है, बट वीविंग के बाद हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इट इज डिसेंट्रलाइज्ड टू इनकॉर्पोरेट अदर थिंग्स इनटू द कॉटन। हमारा जो है कॉटन के साथ प्रॉब्लम अभी चल रहा है वीविंग के पोर्शन में, राइट। तो वी आर नॉट एबल टू लाइक क्रिएट गुड क्वालिटी ऑफ वीविंग थिंग्स। और उसके बाद हम जो है अपना स्पिनिंग जो यान होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड ही काइंड ऑफ जो है उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर भी हमारे पास मेजरली इराटिक पावर सप्लाई problem. This is the problem which has been here for a very long time and it needs to be upgraded, it needs to be like resolved, otherwise हमारी इंडस्ट्री जो जा रही इंडस्ट्री है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। एंड व्हाट द मेन thing is like we have to develop, so we have to continuously move in a like in a positive manner, in a positive direction. So it is very important that cotton textile industry, which is like a second largest industry in our country after agriculture, needs proper attention by government, right. 80% of the industries are private and 20% are public. Like means public sector needs to be increased and private sector needs to be like modernized much more than it is right now. So class, what questions can come from this topic? Like इसमें percentages आपसे पूछी जा सकती हैं, right? एंड कितना फॉरेन एक्सचेंज होता है, मेजर परसेंटेज आपसे पूछी जा सकती है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह में कितनी है। और आपसे पूछा जा सकता है द मेजर क्वेश्चन जो इस टॉपिक में से आएगा ना, वो क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम लाइक इन द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसमें आप यू आर गोइंग टू राइट अ लॉन्ग पैराग्राफ, राइट। यू आर गोइंग टू टेल दैट spinning is good in our country but weaving is the problem, and वो decentralized है, spinning is centralized in major parts, और erratic power supply and machines that need to be upgraded. These are the few things that are creating a backlog, that are creating a problem in the cotton textile to develop further. ठीक है, तो ये मेजर टॉपिक है जो क्वेश्चन है जो इस टॉपिक में से आएगा मेजरली आपका। Okay, the next class we will be discussing about other agro-based industries, that will be jute industry and sugar industry. तब तक के लिए bye, thank you.